हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पे। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुतिन को रूस की सत्ता से हटाना चाहता है अमेरिका। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री ब्लिंकन ने साफ कर दिया है रुख। बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। इसी बीच बताएंगे जहां पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, रसिया के 70 सैन्य दस्ते तबाह कर दिए गए हैं दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां युद्ध के बीच दुनिया के लिए राहत भरी खबर, इस दिन रुक जाएगी जंग, लेकिन पुतिन ने अपने सेना से कहा मुझे पूरा का पूरा यूक्रेन। बताएंगे दोस्तों क्या कहा पुतिन ने। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर इस्लामाबाद की रैली में इमरान खान ने खेला विक्टिम कार्ड। जी हां दोस्तों, और हार को देखते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं आप लोगों पर अपने इस्तीफे को छोड़ता हूं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी जनता पर इमरान खान ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर इमरान खान को मुंह तोड़ जवाब, कहा धमकाया तो बख्शेंगे नहीं। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिखों के नरसंहार में शामिल अपराधियों की पहचान करने के लिए गठित हो SIT। जी हां दोस्तों, बताएंगे किसने ये बात कही। और दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी जी से की है बात। और दोस्तों बिहार के बख्तियारपुर में नीतीश कुमार को मुक्का मारने की कोशिश, हिरासत में ले लिया गया है आरोपी। बताएंगे कैसे चूक हुई और कौन था वो आरोपी। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर एक्शन में योगी सरकार गाजीपुर में मुख्तार की पत्नी और साले के मकान पर नोटिस चिपका दिया। जी हां दोस्तों, साथ ही सबसे बड़ी खबर आपको, भारत बंद, रेलवे, बैंकिंग समेत इन सेक्टरों पर बहुत बड़ा असर भारत बंद का। जी हां दोस्तों, बताएंगे आज और कल भारत बंद रहने वाला है। पूरी जानकारी दोस्तों आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या पुतिन को रूस की सत्ता से हटाना चाहता है अमेरिका। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने किया साफ रुख। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा के बावजूद अमेरिका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ब्लिंकन की इस टिप्पणी के एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड के वार्सा में एक भाषण के दौरान पुतिन के बारे में कहा कि भगवान के लिए ये आदमी सत्ता में नहीं रह सकता। जी हाँ दोस्तों, यरूशलेम में संवाददाता सम्मेलन में ब्लिंकन ने कहा कि जो बाइडेन का कहना था कि पुतिन को युद्ध छेड़ने या यूक्रेन या किसी और के खिलाफ आक्रमण करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका बार बार कह चुका है कि रूस में या कहीं और जगह उस मामले के लिए हमारे पास शासन परिवर्तन की कोई रणनीति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें जहाँ यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, रूस के 70 सैन्य दस्ते हुए तबाह। रूस के साइबर हमलों पर अमेरिका में नया अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन ने रूसी आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। खार्किव में यूक्रेन की सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 70 सैन्य दस्ते तबाह कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें यूक्रेन में 37 लाख लोग बेघर हो चुके हैं दोस्तों, और सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ दोस्तों। माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को लेकर दोस्तों बड़ी ही भयावह स्थिति यूक्रेन में देखने को मिल रही है दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें जहां युद्ध के बीच दुनिया के लिए राहत भरी खबर, इस दिन रुक जाएगी जंग, लेकिन पुतिन ने अपनी सेना से कह दी बहुत बड़ी बात। जी हां दोस्तों, रूस इस वक्त यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका, नाटो संघ, पश्चिमी देश लाख कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ तक कि रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रहे हैं दोस्तों, लेकिन रूस को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस जंग में यूक्रेन को भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही रूस को भी भारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच यूक्रेनी सेना ने बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ये जंग 9 मई तक समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इस्लामाबाद की रैली में इमरान खान ने खेला विक्टिम कार्ड, कहा पाकिस्तान की जनता करे फैसला। जी हाँ दोस्तों,
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में पीटीआई समर्थकों को संबोधित किया। इमरान खान ने कहा कि मेरे मंत्रियों को खरीदने की कोशिश की गई, उन्हें हर लालच दी गई, लेकिन आप मेरे साथ बने रहे। आप लोगों पर मुझे गर्व है। पाकिस्तानियों, ये याद रखे कि हमारा मुल्क किस लिए बना था। लोग पूछते हैं कि आप दीन की इतनी बातें क्यों करते हैं। आज से 25 साल पहले जब पार्टी बनाई थी तब हमारा मकसद ये था कि जिस मकसद से पाकिस्तान बनाया गया था उस मकसद को पूरा किया जाए। इमरान ने कहा कि मैं 18 साल की उम्र में बाहर गया, पढ़ाई की, क्रिकेट खेला। जैसे जैसे मुझे दीन की समझ आई, मुझे एक चीज मेरे जहन में आई कि जो नबी हम मुसलमानों को कहते थे वो पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पूरी दुनिया में नजर आ रहा था। हाल ही में मैंने चाइना में देखा कि 30 साल में चीन ने 70 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। ये याद रखे कि हमारे नबी सभी इंसानों के खुदा हैं। जो भी इंसान उनके इरादों पर चलेगा वहाँ बरकत आएगी। कुरान हमें हमारी बेहतरी के लिए कहता है। यानी कि दोस्तों, इमरान खान को जब लगा कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है तो उन्होंने अपने जनता को बरगलाने की कोशिश की है दोस्तों, और ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिससे जनता को भावुक किया जा सके। और दोस्तों, इमरान खान ने अंत में कहा कि मुझे आप पर भरोसा है, मैं अपना ये दोष आप पर छोड़ता हूँ, आप करें इसका फैसला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की जनता करे इसका फैसला। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी बोली गई है दोस्तों इमरान खान के द्वारा। दोस्तों, उनको साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी कुर्सी अब कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जहां इमरान खान पर भड़के मौलाना डीजल कहा हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, अगर धमकाया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है, और यही कारण है कि इमरान खान ने कल शाम को इस्लामाबाद में शक्ति प्रदर्शन करने का बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि अल्लाह का आदेश है कि सभी लोग 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचे। जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने भी इस्लामाबाद कूच का ऐलान किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जहां पर द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मौलाना फजलुर रहमान ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा है कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी हद में रहे और सरकार को भी अपने हदें नहीं लांघनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के सभी सहयोगियों के साथ बातचीत करना विपक्षी पीडीएम गठबंधन का निर्णय था। यानी कि दोस्तों, विपक्ष भी इमरान खान पर जमकर हमलावर हो रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या आप भी चाहते हैं कि इमरान खान प्यार से कुर्सी छोड़ दे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आपके हिसाब से अगला पीएम कौन होना चाहिए पाकिस्तान का, बताना मत भूलिएगा। बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाई और बहनों में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के नरसंहार में शामिल अपराधियों की पहचान करने के लिए गठित हो एसआईटी की टीम सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। इसको लेकर याचिका। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 1989 से 2003 के दौरान हिंदुओं और सिखों के नरसंहार में शामिल अपराधियों की पहचान करने के लिए एक विशेष जांच दल के गठन की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। एनजीओ वी द सिटीजन्स द्वारा दायर याचिका में उन हिंदुओं और सिखों की जनगणना करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है जो जम्मू और कश्मीर में नरसंहार के शिकार हुए, अब भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहे और उनका पुनर्वास भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इमरान के पार्टी के सांसद की विपक्ष को बड़ी धमकी। कहा इस्लाम में अगर हराम ना होता तो आत्मघाती हमले में सभी सांसदों को मार देता। जी हाँ दोस्तों, ताजा विवाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के सांसद शहरयार अफरीदी के बयान से उपजा है। कोहत में एक रैली के दौरान उन्होंने विपक्ष को पाखंडी बताया और इशारों में कहा कि उनका बस चलता तो वे पाकिस्तानी सांसदों को आत्मघाती हमले में उड़ा देते। जी हाँ दोस्तों, आप ये मुर्ताजा सोलांकी का ट्वीट देख पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सरकार में रहकर विपक्ष को ऐसी बात कही जा रही है दोस्तों, और दिखा दे रहे हैं ये लोग सरकार नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों? क्या इमरान खान भी आतंकवादी है? बताइएगा जरूर। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी जी से की बात, भारत से ये बड़ी उम्मीद लगाकर बैठा है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का रुख दुनिया को चौंका रहा है। भारत के रुख पर अमेरिका चिंतित तो है, लेकिन उससे
उम्मीद है कि वो भारत को अपने पाले में लाने के प्रयास में सफल हो जाएगा। व्हाइट हाउस सिक्योरिटी काउंसिलिंग में इंडो पैसिफिक डायरेक्टर मीरा रैपर हुपर ने कहा है कि हम भारत को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करने वाले सभी प्रस्तावों को लेकर यूएनएससी में हुई वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहा था। जी हां दोस्तों, भारत के साथ चीन और यूएई ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र में सावधानी पूर्वक और ऐसा रुख अपनाते हैं जो विचारों पर आधारित होता है। हम निंदा प्रस्ताव पर विचार जरूर करेंगे, लेकिन अपने हित देखते हुए फैसला करेंगे। इसी हफ्ते जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक टॉप डिप्लोमेट विक्टोरिया न्यूलैंड ने नई दिल्ली में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में यूक्रेन की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। दोस्तों, यूएन में भारत के वोटिंग बॉयकॉट से परेशान अमेरिका लगातार कूटनीति के जरिए भारत को साथ लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। ऐसे में क्या भारत को अमेरिका के साथ जाना चाहिए? दोस्तों, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और कितने भाई बहन कहते हैं कि भारत को न्यूट्रल ही रहना चाहिए, अभी तक जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए? तो सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पुतिन को लेकर जो बाइडेन के बयान पर बढ़ा तनाव। जेलेंस्की ने कहा पश्चिमी देशों में वो साहस ही नहीं, साहस की कमी है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी देशों में रूस के हमलों का सामना कर रहे हमारे देश की मदद करने के मामले में साहस की कमी है और उन्हें और साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। जेलेंस्की ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान और टैंक उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन को विमान और अन्य रक्षा उपकरण प्रदान करने के मामले में आनाकानी कर रहे हैं और दूसरी ओर रूस के मिसाइल हमलों में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा, भारत रूस ने बदला व्यापार का तरीका। सऊदी चीन में भी बड़ा समझौता, डॉलर लड़खड़ाया। जी हां दोस्तों, डॉलर को साइड करते हुए और रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत और रूस ने आपसी व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और बिना डॉलर के आपसी व्यापार को हरी झंडी दे दी है। दोस्तों, यानी भारत और रूस के बीच का व्यापार अब डॉलर से नहीं बल्कि रुपया रूबल के जरिए होगा। भारत और रूस के बीच निवेश को लेकर उठाया गया ये काफी महत्वपूर्ण कदम है और भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस को अपनी करेंसी को स्थानीय मुद्रा कॉर्पोरेट ब्रांड में निवेश करने की इजाजत दे दी है। यानी भारत हथियारों के बदले रूस को जो रुपया देगा, रूस उन रुपयों से भारत में बॉन्ड खरीद सकता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत और मालदीव के बीच अहम बड़े समझौते, कई घोषणाएं, आपने इतिहास रच दिया विदेश मंत्री जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भारत की पड़ोसी पहले नीति का स्वागत किया है, जिसके तहत दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी के दौरान नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई सहायता सहित अत्यधिक सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त किए हैं। अब्दुल्ला शाहिद, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मालदीव के साथ एकजुटता से खड़े रहने और वर्षों तक मालदीव का दोस्त और भागीदार बने रहने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। जी हाँ दोस्तों, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि मैं भारत सरकार और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वे हमारे साथ एकजुटता के साथ खड़े रहे और वर्षों तक हमारे दोस्त और भागीदार बने रहे। हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध और मजबूत होते रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत आने को लेकर भिड़े इस देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी बात, हम आपको बताते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और रक्षा मंत्री बेनी गेंज में एक दूसरे से आगे निकलने की बड़ी होड़ लगी है। दोस्तों, फिलहाल दोनों भारत की यात्रा को लेकर आमने सामने हैं। गेंज ने यह बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया है कि वो प्रधानमंत्री बेनेट की भारत यात्रा के 4 दिन पहले ही नई दिल्ली जाएंगे। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था कि भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम अगले महीने भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि रक्षा मंत्री बेनी गेंज भारत की यात्रा पहले करके पीएम नफ्ताली बेनेट से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि रक्षा मंत्री ने जल्दीबाजी में भारत यात्रा का ऐलान करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल प्रोटोकॉल के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य इजरायली अधिकारियों से
मिलने से पहले अपने समक्ष से मिलेंगे और ऐसे में बेनी गेंट्स चाहकर भी पीएम मोदी जी से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों कि भारत की वो आज स्थिति है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री लड़ बैठते हैं। दोस्तों भारत जाने के लिए आपकी क्या राय होगी? क्या आपको भी गर्व है भारतीय होने पर? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसा भारत बनने के लिए दोस्तों किसको आप श्रेय देना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां पर ट्विटर पर बुरी तरह भड़के एलॉन मस्क लगाया बड़ा आरोप, कहा जल्द लेकर आएंगे नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी और टेस्ला इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने कहा है कि वो एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए गंभीर विचार कर रहे हैं। एलन मस्क ने कहा है कि वो बोलने की आजादी और लोगों की स्वतंत्रता के बहुत बड़े पक्षधर हैं, इसीलिए खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस को परमाणु बम गिराने की धमकी दे देता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा है कि अगर वो अभी राष्ट्रपति होते तो वो व्लादिमीर पुतिन को ही परमाणु युद्ध की धमकी दे देते। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने कहा मैंने पुतिन को लगातार एन शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना है, वो लगातार परमाणु शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों ना मैं राष्ट्रपति होता तो आज सबसे पहले परमाणु अटैक का धमकी दोस्तों यूक्रेन को बचाने के लिए रशिया को देता। ऐसे में आपकी क्या राय होगी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों जहां पर फिर से दोस्तों कोरोना के केसेस भारत में भी शुरू हो गए। बहुत बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना के 71 नए मामले देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में एक मरीज की कोरोना से मौत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी की रफ्तार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुस्त पड़ गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के 71 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण एक मरीज की मौत हो गई है। ताजा आंकड़ों के साथ ही दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 448 हो गई है। दोस्तों ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, फिर से मामले बढ़ने की संभावना है। दोस्तों कृपया करके अपना ध्यान जरूर रखिएगा। ऐसे में कितने भाई बहन शहरों में रहते हैं दोस्तों कमेंट में बताइएगा जरूर। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर बिहार से बहुत बड़ी खबर, बख्तियारपुर में नीतीश कुमार को मुक्का मारने की कोशिश, हिरासत में लिया गया आरोपी। जी हाँ दोस्तों, बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां रविवार को बख्तियारपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक। जी हाँ दोस्तों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वतंत्रता सेनानी पंडित शील भद्र यागी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के दौरान सुरक्षा घेरे के बावजूद एक युवक उनके करीब पहुंच गया और पीछे से उन पर हमला की कोशिश की। इसके बाद सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने युवक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। युवक को स्थानीय बख्तियारपुर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी एसएसजी के पास होती है। एसएसजी के अधिकारी वो जवान वहाँ मौजूद थे, इसके बावजूद युवक वहाँ पहुँच गया। युवक को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, एक्शन में योगी सरकार, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले के मकान पर नोटिस चस्पा। जी हाँ दोस्तों, यूपी में दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार एक बार फिर से एक्शन में आ गई है। पिछली सरकार में अपराधियों पर कसा गया शिकंजा एक बार फिर शुरू हो गया है, जिसके चलते गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी और सालों की मुसीबतें फिर से बढ़ने लगी है। नदगंज थाने के फतेउल्लाहपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर गोदाम बनाने के मामले में पुलिस तीनों को तलब किया गया है। दोस्तों विवेक चक के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने और बयान नहीं दर्ज कराने के आरोप में मुख्तार के सहयोगियों को भी बयान देने के लिए बुलाया गया। अगली खबर की बात करें जहां पंजाब से बड़ी खबर, धीरे धीरे बढ़ रही है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, केंद्र सरकार ने भी दिया आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। जी हाँ, पंजाब की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा सजाया है, क्योंकि फ्री प्रदेश की जनता को नए विकल्प की तलाश थी जो कि आम आदमी पार्टी ने पूरा कर दिया। अब आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पंजाब की जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतरना, क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रचंड जीत हासिल करते हुए सत्ता पाई है। इसी कड़ी में
चुनाव के दौरान केजरीवाल की तरफ से की गई गारंटी घोषणाओं को पूरा करने के लिए मान कैबिनेट के नेता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मान सरकार जनता से किए वादों को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार से आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है। दोस्तों ऐसे में आपको अब क्या लगता है दोस्तों, क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चल पाएगी? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आम आदमी पार्टी नहीं तो कौन सी पार्टी आपको लगता है पंजाब में सक्सेस अब कर पाएगी, बताना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर भाजपा सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब हर घर के दरवाजे पर बंधेंगी गायें। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अब हर घर गाय बंध जाएगी। इसी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में गोवर्धन प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत गाय के गोबर को खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। गुजरात सहित अन्य राज्यों में गो संवर्धन और गो संरक्षण के प्रयोगों का अध्ययन कर मध्य प्रदेश में नए कामों की शुरुआत होगी। क्या आप सराहना करते हैं दोस्तों शिवराज सिंह चौहान के इस स्टेप्स की? बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर 2 साल बाद फिर शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, श्राइन बोर्ड ने कर दिया है तारीखों का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से बंद रही अमरनाथ यात्रा इस साल फिर शुरू हो रही है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने रविवार को यात्रा की तारीखों की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड के मुताबिक इस बार यात्रा 30 जून से शुरू होगी और रक्षाबंधन तक जारी रहेगी। ये यात्रा 43 दिनों की होगी। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा और इस यात्रा के लिए अगले महीने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जय अमरनाथ बाबा कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर सबसे बड़ी खबर 28-29 मार्च को रहेगा भारत बंद, यानी आज भी भारत बंद है और कल भी भारत बंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, रेलवे, बैंकिंग समेत इन सेक्टरों पर पड़ेगा बुरा असर। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। सोमवार और मंगलवार को भारत बंद रहेगा। रेलवे, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी इस भारत बंद को समर्थन देने का फैसला किया है। ये भारत बंद केंद्र सरकार की उन नीतियों के खिलाफ बुलाया जा रहा है जिनसे कर्मचारियों, किसानों और आम लोगों पर गलत असर पड़ रहा है। ट्रेड यूनियनों ने कोयला, स्टील, ऑयल, टेलीकॉम, पोस्टल, इनकम टैक्स, कॉपर, बैंक और बीमा क्षेत्रों को इस हड़ताल की सूचना देने वाला नोटिस भेजा है। दोस्तों ऐसे में कामकाज पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे काम बाधित हो सकते हैं। सबसे बड़ा असर बैंकिंग पर दिखाई दे सकता है और उम्मीद है कि 28-29 मार्च को बैंकों का काम काफी हद तक प्रभावित होगा और आज तो खैर हो ही रहा है दोस्तों, कल भी होने ही वाला है। वहीं ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर भी भारत बंद का असर दिखाई दे सकता है दोस्तों। रेलवे भी हड़ताल में शामिल हो सकती है। ऐसे में अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, जहां पीएम किसान की ई-केवाईसी अब 2 मिनट में पूरा हो जाएगा, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल से। जी हाँ दोस्तों, बता दें पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी शुरू हो गई और बेहद आसानी से आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए अगर आपको अगली किस्त बिना किसी रुकावट के पाना है तो 31 मार्च तक इसे जरूर पूरा कर ले। जी हाँ दोस्तों, कैसे पूरा कर सकते हैं हमने प्रोसेस स्क्रीन पर दे दिया है। pmkisan.gov.in पर जाकर दोस्तों बाकी स्टेप आप देख ही पा रहे होंगे। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगले खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।